सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम 14 से 20 ऑफ जुलाई दैट इज़ थर्ड वीक ऑफ जुलाई के जो भी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स रहते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर्स ये है कि एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो विज़िट करने वाले हैं चाइना में फॉर द SCO फॉरेन मिनिस्टर मीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये SCO है क्या। SCO इज़ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका फॉर्मेशन ईयर है 15 जून 2001। इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में सिचुएटेड है। अर्लियर ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी जब ये बनी थी 1996 में तो इसका नाम था S5 जिसमें हमारी 5 कंट्रीज़ थी, चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड तजाकिस्तान। ठीक है, तो चाइना और रशिया तो हमको बहुत इजीली याद रह जाती है क्योंकि हेडक्वार्टर चाइना में है एंड रशिया इज़ अ पावरफुल कंट्री। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि बाकी 3 को कैसे याद रखें। तो आपको पता है कि जो हमारे सेंट्रल एशिया में जो भी सारी स्थान वाली कंट्रीज़ हैं उसमें 2K वाली जो कंट्रीज़ है यानी किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ये दोनों हैं। अब जो लास्ट कंट्री जो सबसे पहले जो आई थी वो है तजाकिस्तान। एक और T से है जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट नहीं है। तो मैंने ऐसे याद किया था कि इसका कोई तुक ही नहीं है कि वो SCO का पार्ट बने। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान का कोई तुक ही नहीं है कि वो SCO का पार्ट बने, इसलिए जो 5 कंट्री स्टार्टिंग में बनी थी वो हो गई चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड तजाकिस्तान। नेक्स्ट है 2001 में फिर उज़्बेकिस्तान को ऐड किया गया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों हमेशा उसमें रहते हैं वॉर में, तो आपको याद रखना 2017 में हमने इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन किया और फिर 2023 में ईरान ने ज्वाइन किया और 2024 में बेलारूस ने जो है ज्वाइन किया। तो आपसे पूछ सकते हैं टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं SCO का मेंबर, वो है 10 कंट्रीज़। और आपसे ये पूछे कि लास्ट मेंबर कौन है जिसने ज्वाइन किया था, तो वो है बेलारूस। ठीक है, ये दोनों भी न्यू कमर्स हैं तो आपको दोनों ही याद रखने चाहिए मेरे हिसाब से, ईरान और बेलारूस। ठीक है, अब इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कजाकिस्तान के हैं, आप नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बाकी फैक्ट्स याद होने चाहिए। एक और जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है SCO के बारे में वो है कि SCO की जो समिट होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है हेड ऑफ़ द स्टेट समिट और एक होती है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। देखो अगर नाम से देखें तो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट में ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाते होंगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो समिट्स होती हैं इसमें हमारे जो नॉमिनेटेड मेम्बर्स हो गए, जैसे फॉरेन मिनिस्टर वाले हो गए, ये वाले जो डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ये सारे जो हैं वो जाते हैं हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट में। और जो हेड ऑफ़ द स्टेट है इसमें हमारे PM या प्रेसिडेंट जो है वो विजिट करते हैं। ठीक है, जो कंट्रीज़ के PM या प्रेसिडेंट होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के वो होते हैं हेड ऑफ़ द स्टेट का पार्ट, और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट में कौन होते हैं, जो भी हमारे बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब तो आपसे पूछ सकते हैं कि हेड ऑफ़ द स्टेट की मीटिंग कहाँ पर होगी, चाइना में हो रही है, चाइना के तियानजिन में हो रही है। कहाँ पर हो रही है, तियानजिन में। जबकि हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो कौन होस्ट करने वाला है, इसकी जो भी SCO की समिट होगी ना, आपको यही याद रखनी कि मीटिंग हुई थी तियानजिन में, चाइना में हुई थी एंड S जयशंकर जी जो हैं उन्होंने अटेंड की थी। तो इसकी थीम क्या थी, अप होल्डिंग द स्पिरिट ऑफ SCO। ठीक है, तो मेन जो है इसमें आपको वेन्यू याद रखना है कि SCO की समिट कौन होस्ट कर रहा है एंड जो ये स्टैटिक फैक्ट्स मैंने आपको बताया ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट PM धन धान्य कृषि योजना। ये जो योजना है, हमारा जो बजट आया था 2025-26 उसमें अनाउंस हुई थी एंड अभी आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट है वहाँ पर हमारे 3 जो है सेशंस होते हैं, दैट इज़ BMW से हम उसको याद रखते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन। तो अभी हमारा मॉनसून सेशन चल रहा है जिसमें 6 बिल पास हुए हैं, जिसमें से एक बिल जो है वो था अबाउट द PM धन धान्य कृषि योजना। इसमें हमने 24,000 करोड़ जो रुपीज़ हैं वो एलोकेट किए हैं स्कीम के लिए, और स्टार्टिंग में जो स्कीम है ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें स्टार्ट होगी। ठीक है, अच्छा इसका एम क्या है, क्यों शुरू करें, देखो नाम से समझ में आ रहा है, PM धन धान्य यानी कि जो हमारे कृषि हैं उनको उनकी जो धन है उनको बढ़ाना। ठीक है, यानी उनकी फार्मर की इनकम जो है उनको डबल करना। ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे कि ऐसी कौन सी कमेटी है जो 2022 के अराउंड फॉर्म हुई थी टू डबल द फार्मर इनकम। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे, वापस आते हैं, दैट इज़ ये जो योजना है वो 6 सालों तक के लिए, दैट इज़ 2025-26 के बजट में आई है, तो ये चलेगी 2030 से 31 तक। ठीक है, इससे बेनिफिट किसको होगा, 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट होगा, और इसके लिए हमें गाइडेंस या इस योजना के लिए गाइडेंस कौन दे रहा है, नीति आयोग। ठीक है,
अब जो मेन चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, पहली चीज़ कि इसका बजट एलोकेशन कितना है, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट होगा, इसका एम क्या है, ठीक है। और ये जो 4 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं इसको भी आपको याद रखना है कि इसका मेन एम है प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आप लोग समझते होंगे कि एक से ज़्यादा, हम एक ही जो किसान है वो एक ही क्रॉप के ऊपर डिपेंड ना रहे, एक से ज़्यादा क्रॉप्स पर डिपेंड करे, तो डाइवर्सिफाई करें, ठीक है। थर्ड है ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे स्टोरेज का कितना प्रॉब्लम है। बहुत बार किसानों की क्या होती है, फसल जो है वो ख़राब हो जाती है स्टोरेज की वजह से, क्योंकि उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है। एंड लास्ट है इरिगेशन फैसिलिटीज़ बेटर करने के लिए, ताकि सिंचाई की जो है सुविधाएं उन तक पहुँच सके। एक और पॉइंट जो है जो इसमें मेंशन नहीं है मैं बता देती हूँ, दैट इज़ क्रेडिट फैसिलिटीज़। क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करना, वो भी इसी का एम है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें इसमें ध्यान रखनी है, दैट इज़ पीएम धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, और इससे अगला है हमारा वो है WPI। तो CPI और WPI स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो CPI आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जबकि WPI क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। अब पहले हमारा जो है WPI चलता था 2014 तक, मार्च 2014 तक हम जो है WPI को एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन के लिए काउंट करते थे, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, यानी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसके चलते हमने क्या किया, CPI को अडॉप्ट किया फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। तो क्या प्रॉब्लम थी वो, कि जो WPI है ना वो होलसेल लेवल पर चीज़ों को देखता है, जबकि हमारा CPI जो है, जो महंगाई है, वो एक्चुअल में कहाँ हो रही है, रिटेल लेवल पर हो रही है। दूसरी मेजर चीज़ कि जो WPI है वो सिर्फ गुड्स को मेजर करता है। सर्विसेज में अगर कोई इन्फ्लेशन आ रहा है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं अपनी फ़ीस बढ़ा देती हूँ, तो इसमें जो इजाफा हुआ है, इससे जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसको वो कंसिडर नहीं करता था, जबकि CPI जो है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों को लेता है। थर्ड थिंग, जो CPI है वो हमारे फूड को वेटेज ज़्यादा देता है, जबकि हमारा जो WPI है वो नॉन फूड आइटम्स को ज़्यादा देता था वेटेज। अच्छा, CPI कौन प्रिपेयर करता है, NSO प्रिपेयर करता है। NSO क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था CSO और NSSO, CSO प्लस NSSO को मर्ज करके बना है इन द ईयर 2019, ठीक है। और NSO किसके अंडर आता है, अंडर द MOSPI। MOSPI क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हमारी एक मिनिस्ट्री है, उसके अंडर आता है ये, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, जैसे कि मुझे बहुत होती थी कि CPI कौन करता है, तो इसके लिए मैंने कैसे किया, देखो MOSPI जो है वो है MOSPI, ठीक है। इसके लास्ट में भी PI आ रहा है और CPI में भी PI आ रहा है, तो इससे याद रह जाएगा। और WPI तो हमारा करता ही कौन है, कॉमर्स मिनिस्ट्री। कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी कौन है, अंडर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। तो ये याद रह जाता है। मोस्टली कन्फ्यूजन क्या होती थी कि NSO याद रहता है, लेकिन अंडर वो मिनिस्ट्रीज़ का कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए मैंने आपको ये हिंट दे दिया है। अब बेस ईयर क्या है, 2012 है। ये क्या है, कैलेंडर ईयर है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर ईयर। और जो है हमारा ये वाला जो है वो क्या है, 2011 से 12 फाइनेंशियल ईयर है। यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होता होगा, 1 अप्रैल 2011 से लेकर कहाँ पर 31 मार्च 2012 तक, ठीक है। तो ये हमारा बेस ईयर, ये कैलेंडर ईयर है और ये फाइनेंशियल ईयर है, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पता हो, ये जनवरी की न्यूज़ है। अभी मैं जो भी बैकलॉग्स हैं, यानी कि पीछे के जो भी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स हैं, वो भी आपको करवाऊंगी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025। तो बता देती हूँ कि जनवरी 2025 में एक कमेटी बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रमेश चंद्र, ठीक है। रमेश चंद्र की उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें हमने बोला था दो चीज़ें। एक तो हम WPI का जो है बेस ईयर चेंज करेंगे फ्रॉम 2011-12 टू हम करेंगे उसको 22-23, ठीक है। याद करने के लिए 11 का जस्ट डबल 22, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने बोला था कि हम WPI से शिफ्ट करेंगे टू PPI। PPI क्या है, हमारा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अभी जब मैं डीप में पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी आपको, ठीक है। तो इसके बारे में 2 रिकमेंडेशन दी थी और बोला था कि बिफोर बजट आप इसको बता देंगे। और आपको पता हो तो CPI और WPI के बेस ईयर भी अब चेंज हो चुके हैं, वो भी आई थिंक मई या जून की न्यूज़ है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए आपको ये याद रखना है, ऑल्दो ये बहुत जल्दी हमारे बेस ईयर जो है वो चेंज होने वाले हैं, ठीक है। और इसको पब्लिश मैंने बता दिया, ये मंथली पब्लिश होता है, यानी कि CPI का डाटा हर मंथ आता है और WPI का डाटा भी हर मंथ आता है। यानी हर मंथली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ CPI का क्या है और WPI का क्या डाटा है, ठीक है।
आई होप सबको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या रहा है CPI का जो लेवल है। CPI जो है हमारा 2.4% पर लाई करा है इन द जून मंथ। देखो हम जुलाई में तो ऑब्वियसली उससे पहले वाले मंथ का हमारे पास डाटा आता है, ठीक है। तो जून में 2.4 पे था, जबकि अगर आप देखें तो जो ये जुलाई नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पर ये मई आएगा, और मई में जो है 2.82 था, ठीक है। तो जून में 2.4% और मई में 2.82%। तो आप देख रहे हैं जो ये 2.4% है ये 76 मंथ लो है, यानी कि ये जनवरी 2019 के बाद सबसे कम जो हमारा CPI आया है वो इस टाइम पे आया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए अपना जो MPC कमेटी है उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है कि हमें जो इन्फ्लेशन है वो 4 ± 2% के बैंड के अंदर रखनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4% है तो +2 और -2 यानी कि 2% से लेकर 6% के बीच में रखनी है। और अभी हमारी कितनी है 2.4 हो चुकी है, जो कि काफ़ी कम है, इससे पहले कभी ये नहीं हुई, ठीक है। और ये जो टारगेट बनाते हैं ये 5 सालों का टारगेट बनाते हैं। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी उसमें 3.7% का जो है टारगेट इन्फ्लेशन का इस पूरे साल का, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने 3.7% का टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। और इसका रीज़न भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ड्यू टू सॉफ्टनिंग ऑफ फूड प्राइसेस, मतलब हमारे जो फूड प्राइसेस हैं उनमें कमी आई है, जिसके चलते हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 2.4% लेवल पर आ चुका है, ठीक है। और लास्ट 5 मंथ से अगर हम डाटा देखें, नेक्स्ट वाले मंथ में मैं आपको पूरा टेबल ले आऊँगी जिसमें जनवरी से लेकर हम जुलाई तक पूरे जितना भी डाटा आएगा उसके बारे में बात कर लेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि लास्ट 5 मंथ्स में हमारा जो CPI डाटा है वो 4% से कम है, ठीक है। एक और चीज़ जो इसमें आती है वो हर महीने ही आती है कि 5 ऐसी कौन सी टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनका हमारा जो क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे मंथली एवरेज से ज़्यादा है। जिन स्टेट्स में मंथली एवरेज से ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन है उसको हम अगर हम उन स्टेट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला है केरला, पंजाब, MP, झारखंड एंड हरियाणा। देखो बच्चे ये सब आपको याद नहीं करना है, जो याद करना है वो मैं बता रही हूँ। स्टैटिक फैक्ट्स तो याद करने ही हैं, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ें याद मतलब इन द सेंस ऑफ आपने सुनी होनी चाहिए, इन केस आपके पेपर में आए तो आप मोटा मोटा उसको टिक लगा सकें, ठीक है। तो ऐसी कौन सी हैं 5 स्टेट्स हैं टॉप 5 जिनका इन्फ्लेशन जो है आप देखो 2.4 से हाई है। हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और केरला, ठीक है। एटलीस्ट एक ऊपर का आपको 2-3 तो फिर भी याद होने चाहिए, केरला, पंजाब और MP, ठीक है। KPM है, KMP होता है, उससे उल्टा याद रख लेना KPM, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है WPI जो है हमारा पहली बार कह लीजिए या आफ्टर गैप ऑफ 19 मंथ्स आप देख सकते हैं हमारा जो WPI है वो क्या हुआ है, WPI नेगेटिव में गया है, दैट इज़ -0.15% हो चुका है, यानी कि क्या शो कर रहा है, डिफ्लेशन। अच्छा मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, आप सबको पता होगा इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन देयर इज़ अ स्टेडी राइज इन द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, यानी कि जब लगातार हमारी जो महंगाई है वो बढ़ रही है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन क्या कहते हैं, जब लगातार हमारी महंगाई जो है वो घट रही हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशन। और एक होता है डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन जो होता है वो इन्फ्लेशन ही है। देखो इसमें क्या है, इन्फ्लेशन वर्ड है, डी मतलब घटना, डिक्रीज वर्ड पढ़ते हो तो इससे याद रखना, डिफ्लेशन मतलब घटना, यानी कि हमारा इन्फ्लेशन घट रहा है, महंगाई कम हो रही है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन उसका जो रेट है, यानी कि अगर हम परसेंटेज में देखें तो उसका रेट क्या है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे मान लीजिए पहले महीने में हमारी 10% इंक्रीज़ हुई, अगले में 9% हो गई, फिर मान लो 7% हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसइन्फ्लेशन। महंगाई तो बढ़ रही है, जैसे मान लीजिए 100 कर लीजिए, 100 में फिर 110 हो गई, ठीक है, फिर 110 का 9% निकाल लो, ठीक, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 9.9, तो 9.9 ऐड कर दे तो 119.9, ठीक है। तो ये देखो इसमें 10% फिर ये 9% इंक्रीज़ हो रहा है, यानी रेट जो है, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन उसका जो रेट है बढ़ने का वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है, उसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। अब वापस आते हैं, WPI जो है वो क्या है, जून मंथ में -0.15% पर है। इसका मतलब जो है वो 19 मंथ के बाद वो नेगेटिव हुआ है, और मई में जो है वो 2.39% था, मई में वो पॉजिटिव में ही था,
2.39% था और अब वो क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, DPIIT रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है और ओनली गुड्स को कंसिडर करता है, ठीक है। तो ये हमारी इस वीक की 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है या कोई न्यूज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीक उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ उन तक इसको शेयर करें जिनको इन वीडियोज़ की जेन्युइनली नीड है। थैंक यू।